परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरह वंदे गुरु परम वंदे सचम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का ये विशेष सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज हमारा विषय बहुत ही एक शानदार विषय, योग और आयुर्वेद। योग और आयुर्वेद, आहार विहार आचार विचार। तो योग और आयुर्वेद में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानेंगे और कुछ हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ टिप्स भी हमें मिलने वाली है। तो हमारे साथ सूरत से डॉक्टर साई आराध्य हमारे साथ जुड़ी है। साई मैडम पहले भी हमारे यहाँ सेशन ले चुकी है, हम सब परिचित है इनसे। तो इनके परिचय में हम ज्यादा समय जाया ना करते हुए, एक बहुत अच्छी योगा ट्रेनर भी है और एक डॉक्टर भी है, तो हम सभी से निवेदन है कृपया अपने वीडियो ऑन करें। अब फेस दिखने चाहिए, स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए और दोनों सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए साई मैडम का वेलकम कीजिए। वेलकम 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 साई मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। नमस्ते, जय गुरुदेव। आज का विषय योग और आयुर्वेद। ये बहुत एक जनरल सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है। जितना इतना वास्ट सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम क्राइटेरिया उसमें से कवर हो। और योग और आयुर्वेद की अगर हम परिभाषा बेसिकली देखेंगे तो ये पंचतत्व से जुड़ा हुआ है। योग है वो पांचभौतिक सिद्धांत से योग बना हुआ है। हमारा शरीर पिंड है, हमारे शरीर में पंचतत्व है। व्याप्त ब्रह्मांड पंचतत्व है। ये पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। ये पंचतत्व हमारे शरीर में शारीरिक रूप से, आयुर्वेद की दृष्टि से त्रिदोष से हमारा शरीर बना हुआ है। कफ, वात और पित्त। कफ ये पृथ्वी और जल तत्व का कॉम्बिनेशन, पित्त ये जल और अग्नि तत्व का कॉम्बिनेशन, और वात वायु और आकाश का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन मतलब बेसिकली देखेंगे तो पांचभौतिक शरीर। तो पंचभौतिक सिद्धांतों से अपना शरीर जो बना है वैसे ही व्यक्त स्वरूप में जो आयुर्वेद की परिभाषा से है, तो ये शरीर है वो कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष से बना हुआ है। तो इन त्रिदोषों को जब ये अपने अपने स्थान गलत कर देते हैं, अपना अपना स्थान बिगाड़ देते हैं, तो हमारे शरीर में व्याधि हो जाती है। इसके लिए बेसिक लेवल पे बहुत अच्छा, तो आयुर्वेद वैसे ही जो पंचतत्व का कहना था कि 3 त्रिदोष है, तो कफ, पित्त और वात। इस सब में योग से अगर बेसिकली देखते हैं कि योग से हमारी दिनचर्या कैसे हो। योग के यम नियम में ऐसा है कि यम और नियम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें दिनचर्या आती है, इसमें ऋतुचर्या आती है। कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कफ व्यक्ति है तो क्या खाना है। इस प्रकार से सब दृष्टि से अपना प्रकृति परीक्षण करके एक अंदाजित रूप से एक ढांचा बनाया जाता है, और वो हमारे दिनचर्या के रूप में हम रोज अपने नैमित्तिक कर्मों से हम जोड़ते हुए रखते हैं। खाना खाने के समय, हमारे विहार के समय, हमारे आचार के समय, ये हमारा नियमित रूप से, जिसे हम अभी के परिभाषा में बोल सकते हैं कि ये हमारी डेली रूटीन है, ये हमारा शेड्यूल होता है। अब जैसे कि बारिश का समय है, बारिश का सीजन है, तो हम अपना शेड्यूल
कभी कभार उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत ज्यादा बारिश है, नहीं जा पाते हैं, तो इस प्रकार के अंदाजित सिद्धांतों से अगर देखा जाए तो योग और आयुर्वेद बेसिकली पंच तत्वों से जो जुड़ा हुआ है, उसी के अनुसार योग में कही गई परिभाषाएं, जो पहले दो अंग है यम और नियम, यम और नियम के पहले जो दो अंग है, ये यम में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वैसे ही नियम में आते हैं कि शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। योग और आयुर्वेद एक साथ में जुड़े होने के कारण अगर हम दोनों को कॉम्बिनेशन में एक साथ में मिला के अगर करते हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। दिनचर्या में हमारा पहले ब्रश करना है, फिर बाद में मल मूत्र विसर्जन, पेट अच्छे से साफ हो तो हमारा प्रसन्न रहे, हम प्रसन्न रहे। फिर शुद्धि आती है, ये शुद्धि दिनचर्या और ऋतुचर्या के अनुसार होती है। अभी जनरल पेस्ट भी जो निकला है, समझो फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं कि टूथ पेस्ट है, लेकिन पहले के बाद में अगर जो दंत धावन विधि देखते थे, तो दंत धावन विधि आयुर्वेद के अनुसार अलग होता था, पित्त प्रकृति के अनुसार अलग होता था, और उसके कंटेंट सब अलग अलग होते थे। तो इस कंटेंट के माध्यम से अगर हर एक का नियोजित स्थान पे करके देखेंगे तो ये बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड, एक बहुत ही पर्टिकुलर तरीका बनेगा। ये हर एक का अलग रहेगा, क्योंकि हर एक का शेड्यूल अलग है, हर एक की प्रकृति अलग है, इसके हिसाब से बनने जाने वाला है। अब योग आहार विहार और आचार विचार इस दृष्टि से कैसे काम करेगा। आहार विहार में जो प्रकृति है उसके हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये एक शेड्यूल अलग से हर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं कि नॉर्मली एवरेज 20 से 30 साल के उम्र में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स, इनका एक नॉर्मल लाइफस्टाइल अगर हम फॉर एग्जांपल देते हैं, तो इनका बायोलॉजिकल क्लॉक गलत होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, फिर इसका बेस आया कि दिनचर्या और ऋतुचर्या कैसी है। बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार सुबह जल्दी उठना तो माइंड फ्रेश रहेगा। रात को बायोलॉजिकल क्लॉक में जल्दी सोना है तो हमारे बॉडी के सभी बॉडी ऑर्गन्स है वो अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई हो सके। डिटॉक्सिफाई का समय 10 से 2 बजे तक का है, और अभी के जनरल रूटीन, जनरल शेड्यूल के अनुसार रात को 1 बजे खाना होता है, रात को 1-2 बजे तक का घूमना फिरना होता है। तो ये आहार विहार का जो तरीका है, ये गलत तरीका है। आहार विहार के साथ में आचरण और आचार और विचार, जब अब आहार विहार आचार और विचार अगर इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो AVAV इस प्रकार से आता है। आहार की दृष्टि से देखेंगे, जो डिसाइड किया हुआ कि मुझे ऐसे ही सात्विक खाना लेना है, तो वो आहार वो विहार के रूप में बदल जाता है, या फिर वो आहार वो विहार को बदल देता है। वो आहार और विहार अगर बदल जाते हैं तो उसका आचरण, बिहेवियरल पैटर्न, ये आचरण अलग धीरे धीरे रीशेड्यूलिंग करते करते हो जाता है। और ये आचरण जब ज्यादा समय तक रहता है तो इसका विचार एक दृढ़ विचार बनते जाता है। इसी को दूसरे माध्यम से वाइस वर्सा देखेंगे। कोई एक विचार हम निश्चित करते हैं, हमारे बुद्धि को अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे रात में जल्दी सोना है और मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना है, नाइट अर्ली गो टू बेड अर्ली गो टू राइज। वो विचार अगर मन में दृढ़ निश्चय रूप से जा रहा है तो उसके अनुसार हमारा आचरण रहेगा, उसके अनुसार हम हमारे पूरे दिन के क्राइटेरिया है वो मैनेज करने सीखेंगे। तो विचार के माध्यम से हमने आचार में बदलाव किया, हमारा बिहेवियरल पैटर्न चेंज किया। बिहेवियरल पैटर्न चेंज करने के लिए हमारा विहार में चेंजेस आए, और हमारे विहार में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे अपने आहार में चेंजेस आते हैं। क्योंकि विहार में अगर नहीं पॉसिबल है, मुझे पता है कि मुझे लेट खाना खाने के बाद में तकलीफ होती है, तो मेरे आहार में मुझे चेंज करना पड़ता है। और ये एक रूटीन साइकिल है, एक रूटीन साइकिल के जिससे जैसे आहार से हमने बदलना चालू किया, आहार का चेंज विहार में, विहार का आचार में, और आचार का विचार में। इसको अब हम योग की परिभाषा से जानेंगे। योग में हमारी प्रैक्टिस फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कभी होती है, कभी नहीं होती है, तो हमें आहार से चेंजेस करने पड़ते हैं। कभी कभार देखना परहेजी पालनी होती है, हमें कुछ खाना है कुछ नहीं खाना है, ये दिन में देखना पड़ता है कि जो आहार से हमने निश्चित किया है कि नहीं, खट्टा खाने से मुझे जॉइंट पेन होता है,
तो खट्टा मुझे नहीं खाना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं है कि योग में जादू नहीं है कि आप सब कुछ करो और योग से सब कुछ बदल जाए। उसके लिए भी जो यम नियम है, आसन है, प्राणायाम है, उसमें चेंजेस आएंगे। तो इसके लिए भी हमारे योग करने के लिए भी आहार विहार में चेंजेस करने हैं, तो आचार विचार में चेंज हो जाएगा, तो वो योग एक आचार और योग एक विचार बन जाएगा। तो योग में जो आहार बदलने के जो तरीके हैं, वो सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार, इन तीन चीजों में सत्व रज तम में चेंज मतलब बाइफरगेट किया गया है। रजस आहार लेंगे तो उतनी पचाने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। उतनी पचाने की क्षमता अधिक हो, उतना अग्नि अच्छा हो, तो उससे वो अग्नि से प्राण की संकल्पना अपने शरीर में दृढ़ हो जाती है। अगेन फिर आहार विहार आचार विचार, ये चार चीजों को देखने के बाद बहुत फिर बेसिक तरीके से जब हम पांचभौतिक शरीर की तरफ देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि शरीर जो है वो योगिक दृष्टि से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इससे जुड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम है लेकिन कॉम्प्लेक्स अलग अलग परिमाण में है। अन्नमय कोश में सारे पंचभौतिक पंच महाभूत ये ग्रॉस एलिमेंट से अपने शरीर में रहते हैं। पृथ्वी तत्व मतलब हमारे बॉडी के मसल्स, ऑर्गन्स, स्किन, स्केलेटन, मसल्स, बोनी पार्ट, ये सारा। जल तत्व हमारे शरीर में 65% पानी है, तो अन्नमय कोश में पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अपने शरीर का जो लाइफ फोर्स है वो अग्नि तत्व है, और जो इंटेलेक्ट है वो विज्ञानमय कोश है, और हमारा जो आत्म तत्व है ये आनंदमय कोश है। इन कोशों को हमें सुधार लाने के लिए फिर से अन्नमय कोश से अंत आनंदमय कोश से तक फेर फार करना पड़ेगा, और आनंदमय कोश के लिए हमें अन्नमय कोश को ठीक करना पड़ेगा। शरीर व्याधि रूप है, शरीर व्याधिग्रस्त हो चुका है और हमें आनंद लेना है, तो हमारे शरीर को पहले ठीक करना पड़ेगा। एज हेल्थ इज वेल्थ। इस प्रकार से केवल एक भाषा को एक सिंगल फॉर्म को एक साथ में रखने के लिए हमें दूसरी चीजों का उपयोग करना है, और सभी चीजें जब हम साथ ही साथ में रीशेड्यूल रीऑर्गेनाइज कर सके, तो वो एक पूरी तरह से हमारा चेंज हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर एक बार देखते हैं कि जब अन्नमय कोश का सुधार है, मतलब हमें शारीर रूप से हमें व्याधि को अगर हटाना है, तो फिर से हमें देखना कि जो आहार रूप से हमें बदलाव करने हैं, वो आहार रूप से बदलाव हम करते हैं, तो वो आहार रूप का बदलाव हमारे विहार में, मतलब हम आहार बराबर ले रहे हैं, लेकिन विहार मतलब हमारे दिन भर का शेड्यूल अच्छा नहीं है, हम रात को जागते हैं, हम दिन में सोते हैं, या फिर हमारा काम स्ट्रेसफुल है, तो वो विहार में आता है। तो विहार ये उत्तम विहार होना चाहिए। जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको थोड़ी कसरत ज्यादा करनी चाहिए। जो वात रूप से है उन्हें थोड़ी सी कसरत कम रखनी चाहिए। केवल उनको संवर्धन रूप से, कसरत नहीं कह सकूंगी, लेकिन आसन रूप से उनके बॉडी को ना हिलाते हुए, ना मूवमेंट करते हुए, मतलब कम मूवमेंट लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी, इस प्रकार के वात वाले प्रकृतियों को इस प्रकार के आसन अभ्यास दिए जाते हैं। उनको जो जैसे 4 घंटा चलो, 4 किलोमीटर चलो, 5 किलोमीटर चलो, ये वात रूप के लिए नहीं कहा गया है। देखना है कि जॉइंट पेन है नहीं है, उसका कारण क्या है, उनमें दोष कौन सा है, ये दोष देख के फिर आसन अभ्यास हम उन्हें लागू कर सकते हैं। उस हिसाब से योग और आयुर्वेद एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं। नॉर्मली अभी के इसमें देखेंगे तो योग और आयुर्वेद में अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल मोस्ट कॉमन, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ये देखा गया है। उनमें आहार विहार आचार विचार से हम बदलाव कैसे करेंगे। मैंने बहुत सारी बार देखा है कि ट्रैवलिंग होता है ना, जाने दो ना, छोड़ो, जाना है करना है, तो ट्रैवलिंग अगर नहीं करते हैं तो वात कम होता है। जिनका प्रोफेशन देखो, बिजनेस वाला हो, मार्केटिंग वाला हो, ऑन एंड ऑफ फोन आए कि अटेम्प्ट करना पड़े, उस जगह पे जाना पड़े, जो फ्री डिलीवरी हो या डिलीवरी या कुरियर सर्विसेज वाले हो, जिनको डेली
लंबा गाड़ी पे बोलो या जिसका हवा के साथ में संपर्क आता है, उनमें वात दोष पाया जाता है। जो वाणी रूप प्रोफेसर है, लेक्चरर है, दिन में 4-4 घंटे 5-5 घंटे कंटिन्यू बातें करनी पड़ती है, उनको वात विकार होने के चांसेस है, क्योंकि उनका वात बढ़ता है। वाणी वात के लिए क्या बोल सकते हैं, वाणी वात विकार, वात दुष्टि बढ़ाता है। तो ऐसे कितने सारे प्रकार है। मन की विचलितता है, मतलब अपना बॉडी अगर स्ट्रेसफुल है तो वात बढ़ाता है। आलस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं करना है, हिलना डुलना नहीं है, मन में केवल खाते रहना है, शरीर को जरूरत नहीं है लेकिन तभी भी खाते रहना है, ये कफ दृष्टि बढ़ाता है। कफ और पित्त ये स्थूल भाग है अपने शरीर में, और केवल वात उनको प्रेरकता देता है, और कफ को भी बिगाड़ता है और वात को भी बिगाड़ता है। इसके लिए जो वायु पे कंट्रोल हम करें, तो वायु का कंट्रोल जो है वो अपने शारीर भाव से शरीर को कंट्रोल करेगा, और वायु रूप से कंट्रोल करने के बाद आसन के माध्यम से हम अपने उसी शरीर को वात के माध्यम से कंट्रोल कर पाएंगे। क्यों वात के माध्यम से कंट्रोल कर पाएंगे अपने शरीर को, और किस प्रकार से कर पाएंगे, ये कोई बोल सकता है? हमारे पास एक ही है योग में जो हम वायु को कंट्रोल कर सकते हैं अपने आसन में से, या कौन सा एक वो पॉइंट है कि हम अपने वायु को कंट्रोल कर सकते हैं? कोई कह सकता है? सर हो सकता है म्यूट ऑफ ऑन, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो मैसेज। आप, हाँ, वायु मुद्रा, ओके, वायु मुद्रा सबसे अच्छी मुद्रा है। मेरा पवन एक मुक्तासन। पवन मुक्तासन है, वेरी गुड, पवन मुक्तासन है। अभी मैं थोड़ा सा वायु दोष पे थोड़ा सा एलेबरेट और ज्यादा करती हूँ। वायु 5 प्रकार के हैं, व्यान, अपान, समान, उदान और व्यान, उदान, समान, अपान, वायु, व्यान, प्राण, प्राण है। तो 5 प्रकार के जो शरीर के वायु के स्थान हैं, ये अगर अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, तो वो वात दोष हम बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। आसन के माध्यम से पवन मुक्तासन ओके बराबर है, लेकिन जो बाकी के 5 वायु है जिनका प्राण का स्थान है ऊर्ध्व स्थान, श्वास यहाँ से भरते हैं, फेफड़ों तक भरते हैं, श्वास बाहर निकलना है, उदान है। श्वास अपने शरीर को नीचे के भाग से, अधोभाग से अगर कोई प्रेरणा देनी है, मतलब मल मूत्र का विसर्जन है, मासिक का स्त्राव है, या फिर डिलीवरी है, तो नीचे का जो प्रेशर है वो अपान वायु से जुड़ा हुआ है। उदान वायु, कभी हिचकी आती है, कभी डकार आती है, श्वास को बाहर छोड़ना है, वॉमिट होता है, ये उदान वायु है। तो प्राण लेना, अपान होना, प्राणापान समायुक्ता पचान्यन्नम चतुर्विधम, मतलब प्राण का और अपान का हमारा डाइजेशन, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक जितना अच्छा है, उतना अपना पचाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। प्राणापान समायुक्ता पचान्यन्नम चतुर्विधम, हम अपना अग्नि अच्छा हो, तो प्राण का बैलेंस इस प्रकार से होता है। तो प्राण का बैलेंस अगर हमें करना है, तो व्यान वायु सबसे इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन व्यान वायु का मतलब सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म का काम है, वो व्यान वायु का है। श्वास हमने भरा, बहुत बार ये मैं योग क्लास में कहती हूँ कि प्राणायाम करो, लेकिन अगर आसन करोगे नहीं, अगर आसन नहीं करोगे तो प्राणायाम हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि जब तक आसन नहीं करेंगे, मसल्स यूज नहीं होंगे, मसल्स यूज नहीं होंगे तो प्राण जाएगा कहाँ? हमने रूम बंद करके रखे हैं ऐसा सोचो, और हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर हम कितना खाना दे रहे हैं लेकिन रूम के अंदर नहीं आ रहा है, दरवाजा बंद है तो खाना अंदर नहीं आएगा। उस प्रकार से नो बॉडी मूवमेंट, नो प्राणिक फोर्स, शरीर चले, आसन हो, स्ट्रेचिंग हो, फिर आसन की बात अगर करेंगे तो योग और आयुर्वेद में, अगर शरीर हल्का करने के लिए आयुर्वेद में दवाइयां है, शरीर हल्का करने के लिए कसरत कही गई है, शरीर हल्का रखने के लिए आहार बताया गया है, शरीर हल्का रखने के लिए विहार में कम सोचे ये बताया गया है।
शरीर हल्का रखने के लिए, हमारी शौच क्रिया अच्छी रहे, इसके लिए विरेचन कहा गया है। मतलब योग में ही है ना, अच्छा सा रेचक लो, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, शरीर को शुद्ध रखना है, अच्छा रेचक लो, शरीर हल्का होने दो, फिर आप योगाभ्यास कर सकते हो। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, केवल आसन के उपचार देने से कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है, उनको पेट में कहना पड़ता है कि थोड़ी सी दवाई लो या फिर थोड़ा आहार एक दिन नहीं करो। तो कोई एक काम नहीं करेगा, या काम करेगा भी तो वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए योग और आयुर्वेद एक साथ में जुड़ना बहुत ही असरदायी होगा, क्योंकि योग है वो बाह्य रूप से कंट्रोल करेगा, और आयुर्वेद है वो शरीर में कुछ लेके, कुछ खा के, कुछ पी के, या लंघन चिकित्सा कही गई है, मतलब फास्टिंग थेरेपी की, जो सबसे प्रभावी चिकित्सा योग में आयुर्वेद में मानी गई है। तो बात, ये सारे पंच वायु को जब ये वायु बैलेंस्ड होते हैं, तो इसकी बात कर रहे थे कि प्राण का फोर्स हमने हमारे शरीर में अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा हो तो ही बनेगा। ये मेटाबॉलिज्म सबके लिए ऐसा लगता है कि पेट साफ हो गया या एक बार हम वॉशरूम होके आए मतलब मेरा पेट साफ है, ऐसी बात नहीं होती है। हर एक पेशी का कचरा ब्लड के माध्यम से पूरी तरह से बाहर जाना, और हर एक पेशी में हर बार, जैसे हम घर में, घर चालू है तो कचरा बनेगा, कचरा तैयार होगा, कचरा घर के बाहर निकलेगा। अगर घर ही बंद है तो कचरा नहीं आएगा। तो वैसे घर खोल के कचरा रोज आने दो, वो साइकिल पूरा करो। जैसे हमारे शरीर में हलचल होगी, हमारा शरीर चालू रहेगा, उसके बाद में कचरा जमा होने लगेगा, तो कचरा बाहर अच्छी तरह से उसे वेस्ट ऑफ करना है, उसे अच्छी तरह से क्लीन करना है, उसे अच्छी तरह से घर के बाहर निकालना है, तो फिर नया बॉडी, घर साफ रहेगा। कचरा घर के अंदर ही जमा रखा तो चलेगा? एक दिन रहा तो अच्छा है, 2 दिन रहा तो भी ठीक है, चलो मैनेज कर लिया, नहीं रखना चाहिए, लेकिन तभी भी रह गया गलती से, कचरे वाली नहीं आई टाइम पे, बराबर से कचरा नहीं दिया गया, तो ऐसे में अभी सोचो, कचरे वाली नहीं आई है मतलब ब्लड पासिंग हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। वो आती है, या हमने दरवाजा नहीं खोला तो देना रह गया, मतलब समय भी उतना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन करते करते जितना सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होता है, उतना सर्कल में वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकल जाता है, और वही ब्लड बाद में पास होने वाला है, क्योंकि ब्लड ये कचरे के लिए ले जाने के लिए भी है, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए भी है, उसमें उतना ही ऑक्सीजन है। वही ब्लड आगे जाके लंग्स से अगर पास ऑन होता है तो हमारी वायु शुद्धि होती है। तो वेस्ट मटेरियल, हॉर्मोन्स और आरबीसीज, आरबीसी मतलब लाल पेशियां, और वेस्ट मटेरियल और ऑक्सीजनेशन, इतने सारे ब्लड सेम कैरी करता है। तो कचरे के हाथ में ऑक्सीजन नहीं देता है, कचरा लेने का काम ही करता है। ये पता है सबको। जब हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तब ऐसा नहीं होता है कि हम ब्लड पास ऑन, ऑक्सीजन जब लेना हो तब लंग्स में कचरा नहीं फेंका जाता है, कचरा बराबर किडनी में ही प्यूरिफाई होता है, मतलब वो ताला है, वो ही चाबी है। तो आहार तंत्र जितना अच्छा रहेगा, जितना वायु तंत्र अच्छा रहेगा। वायु से हम, अगर धूल रहती है तो हम किस प्रकार से झटकते हैं, इस प्रकार से झटकते हैं, तो फोर्स है ना। अगर फोर्स नहीं है, हमें धूल झटकनी है, हल्का हल्का हवा दे रहे हैं। गर्मी हो रही है तो हम फास्ट हवा देंगे कि नहीं देंगे? ज्यादा गर्म है तो ज्यादा ठंडा करेंगे कि नहीं करेंगे? हम फैन 5 पे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? जितना गर्मी है उतना ही ठंडकपन के लिए, या जितना ठंडा है उतना ही गर्म करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन, जितने प्रमाण की आवश्यकता है, वैसे ही अपने शरीर में, अपने शरीर को चलने के लिए एक शरीर का भाग होता है कि जो ऑस्मोसिस कहा जाता है। इस ऑस्मोसिस की वजह से हमारे शरीर में पेशी अंतर्गत जो बदलाव होते हैं, वो व्यक्त शरीर, एक पेशी में बदलाव आ गया और 10 मिलियन पेशियों में बदलाव आ गया, तो वो कलेक्टिवली पूरे शरीर में बदलाव आ गया। अगर आसन करेंगे तो हाथ का आसन नहीं होता है, पैर का आसन नहीं होता है, फुल बॉडी का आसन होता है। आसन इस नाम का अर्थ मराठी में अच्छी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। आसन मतलब असणे, टू बी इन द फॉर्म, टू बी इन दैट स्टेज, वॉट एवर यू आर, मतलब आप जैसे हो वो उस स्थिति को, उस आकार को जब आप
धारण करके रखते हो तो वो आसन कहा जाता है। तो रिमेन इन दैट फॉर्म, हम जितना घूम फिर रहेंगे उतनी स्थिरता नहीं रहेगी। इसलिए स्थिरता, एक जगह की निष्ठावान स्थिति जब जितनी रहेगी उतना आसन इफेक्टिव है, उतना हमारा शारीर भाव इफेक्टिव है। आयुर्वेद में क्यों कहा गया है कि बैठ के एक, क्यों हम घूमते घूमते खाना नहीं खाते? छोटे बच्चे घूमते घूमते खाना खाते हैं, उन्हें हम सिखाते हैं कि एक जगह पे बैठ के खाना खाओ। अभी तो ऐसा है कि सब जगह पे सब कुछ मिलता है, हम गाड़ी पे पीछे बैठ के खाना खा लेते हैं, ट्रैवलिंग करते करते खाना खा लेते हैं। सही है, गलत है? तो ये चेंज हम में होना चाहिए। पहले में देखो, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तब ट्रैवलिंग में नहीं रुकते थे, कहीं पे बैठ के खाना खाते थे, तुरंत नहीं जाते थे, थोड़ा समय आराम करते थे और फिर निकलते थे। थोड़ा समय मिले पचन को, क्योंकि हमारा ब्लड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में ज्यादा फोकस्ड होता है। तो इस प्रकार से आहार और विहार के चेंजेस हम धीरे धीरे, हमें पता होता है कि नहीं होता है, हमें सब पता होता है, लेकिन उस समय पे हमें वो चीज नहीं करनी होती है। तो वो विचार हमारे मन में है, नहीं था। अगर हमारे मन में वो विचार होता, हम उस समय समय के पीछे भागते हैं। उस समय जो निश्चित रूप जो विचार हमारे मन में अगर हो, नहीं मुझे बैठ के ही खाना है, तो हम उस तरह से अपना आचार चेंज कर सकते हैं, हम उस तरह से अपना विहार चेंज कर सकते हैं, हम उस तरह से हमारा आहार चेंज कर सकते हैं। हम ट्रैवलिंग में जाते हैं, सब दाल चावल कटोरी सब खाना लेके जाते हैं? नहीं। क्यों नहीं? नहीं, अरे 2 बार तो खाना होगा ना हमारा ट्रैवलिंग में, फॉर एग्जाम्पल सपोज, तो मुझे तो प्लेट कटोरी चमचे हमारे बर्तन सभी लेके जाना है, मुझे कैसे खाना है? ये इतना बड़ा सामान लेके जाना है? पॉसिबल है? हम उस समय पे क्या विहार करते हैं कि ये ट्रैवलिंग के लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो वो विचार है, उसकी वजह से हमने बाकी का चेंज किया ना, तो नए भाषा में डिस्पोजेबल चालू हुए। ये एक एग्जाम्पल तरीके से मैंने बोला। तो ये सब एग्जाम्पल तरीके से हम अगर अपने आहार को सोचेंगे कि हमारा आहार अगर सात्विक हो, क्योंकि मुझे योगाभ्यास करना है, तो उस आहार की वजह से, क्योंकि आहार से अपना शरीर बनता है, वही आहार से जो शरीर बन रहा है वो थोड़े दिन तक धीरे धीरे शरीर के जो टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, वैसे वो सात्विक आहार से सात्विक शरीर बनने लगेगा। उसके साथ में विचार है, फोर्थ आहार विहार आचार विचार, फोर्थ पॉइंट, कि उसके साथ में विचार है कि मुझे मेरे शरीर को बदलना है, मुझे मेरे शरीर को व्यक्त रूप से बदलना है, उसके लिए मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। मैंने आहार चेंज किया है, मैंने विहार चेंज किया है, ये चेंज करते हुए मैंने मेरा आचरण बदला है, मुझे आइडियल तरीके से रहना है। कभी कभार ऐसे होता है कि शिफ्ट ड्यूटी रहने की वजह से कितना भी विचार मन में हो कि मुझे आइडियल खाना खाना है, आइडियल सोना है, उतना नहीं हो पाता है। तब ये तय कर सकते हैं कि जितना पॉसिबल हो उतना आचरण, चलो वो विचार है कि ये नहीं कर पाते हैं तो उसे कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, तो मेरा बिहेवियर चेंज हो सकता है। चलो मुझे अभी समय नहीं मिल रहा है, तो मुझे अभी का समय में मुझे एडजस्ट करना है, मुझे ये बातें चेंज करके लेनी है, तो उस प्रकार से मुझे मैनेज करना है। इस प्रकार से जब हम आहार में बदलाव लाते हैं, वैसे ही विहार में चेंजेस लाते हैं, तो हमारे आचार विचार में फर्क पड़ता है। कंटिन्यू अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक बिलीव करने लगेंगे, इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, उसका आचरण करने लगेंगे, तो हमारा शरीर नैसर्गिक रूप से वायु व्याधि मुक्त होगा, फिर कोई भी दवाई लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसके बाद में और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है कि कितना भी रूटीन में है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर का पाचन हमें कैसे कंट्रोल करना है, हमें वो पता नहीं चलता है। तो उत्तम पाचन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फास्टिंग थेरेपी करे, मतलब वो लंघन करे, एक समय का खाना स्किप करे। इस खाने के स्किपिंग से क्या होगा, जो अपने शरीर की पेशियां है, जो मृत पेशियां है, वो अपने आप बॉडी डिटॉक्सिफाई करने लगती है। जब 7 बजे से पहले खाना खाया जाता है,
तो 7 से 10 बजे तक का समय, 8, 9, 10, 3 घंटे का समय होता है, ये पचने का समय होता है। ये पचन होने के बाद में 10 to 12, ये रात के समय का 10 to 12 ये टाइम है कि वो लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। अगर लीवर को उस समय पचाने के पीछे लगाए जाए तो वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो सकता है। आपके पास में गेस्ट आए हैं और आपको बोला जाए कि आपको काम करना है, आप कर पाएंगे? आप पहले बोलेंगे अतिथि देवो भव, पहले मुझे गेस्ट को डील करने दो, मैं मुझे पहले उनके साथ में रहने दो, उनकी सेवा करने दो, ये जाने के बाद मैं घर की साफ सफाई देखती हूँ। बराबर? तो डाइजेशन, खाना लेट से होगा तो पाचन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, पाचन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। फिर वो क्लीनिंग्स ऐसा मान के चलते हैं, रात को बर्तन वैसे ही रह गए, बहुत लेट हो गया रात को, वो बर्तन क्या होंगे दूसरे दिन सुबह में, अपने आप खत्म नहीं होने वाले, दूसरे दिन सुबह आएंगे। तो इस प्रकार से बॉडी में गंदगी, टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, और जितने बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते रहेंगे उतना समय अपने आप शरीर का एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब नया वाला स्पंज हो और उससे रोज समझो कि आप क्लीनिंग कर रहे हो, तो वो उसके स्पंज के पोर्स बंद हो जाएंगे कि नहीं बंद होंगे, और उसको साफ भी नहीं किया है। तो वैसे हमारे शरीर की पेशियां हैं कि वो साफ नहीं हो रही है, तो उसमें से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, उसमें से अग्नि काम नहीं कर रहा है। फिर फिर से एक एग्जाम्पल है कि गीला कुछ लकड़ा जैसा हो तो वो जल जल पाता है? नहीं जलता है, क्योंकि उसमें पानी है, मतलब वो क्लीन सूखा नहीं है, तो वो अग्नि अच्छी तरह से नहीं प्रेरित होगा, अग्नि अच्छी तरह से जागृत नहीं होगा। और जल और अग्नि एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में है। अग्नि है तो जल नहीं है, जल है तो अग्नि नहीं है। तो हमारे खाने के बीच में अगर अच्छे से पचन होता है, पचन अच्छा नहीं होता है मतलब अग्नि अपना काम नहीं करेगा, और पचन अच्छा नहीं है, अग्नि काम नहीं करेगा, तो जल रूप से अपने शरीर की प्रवाहिता कम होगी। जल रूप से अपनी प्रवाहिता जैसे जैसे कम होगी, सर्कुलेट होते होते आगे से फिर से अग्नि कम होगा, और शरीर के पंच महाभूतों में से जल और अग्नि अगर कम हो जाते हैं तो वो वायु को, आकाश को बिगाड़ते हैं। आकाश को बिगाड़ते हैं मतलब अपने शरीर को व्याधि वाला बनाते हैं, व्याधिग्रस्त बनाते हैं। इसीलिए सेम उसी के उपचार करेंगे तो जल चिकित्सा नाम की एक चिकित्सा है, या उपवास चिकित्सा मतलब आकाश तत्व की चिकित्सा है। कुछ नहीं खाएंगे मतलब पेट में कुछ नहीं है, खाली है, आकाश तत्व है। आकाश तत्व से बॉडी डिटॉक्स होता जाता है कुछ समय के, जैसे लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए समय दिया है, तो वही आकाश रूप से हम इस व्यक्त स्वरूप को, इस व्याधि को पूरी तरह से रिक्योर कर सकते हैं। पहले के जमाने में हमें ऐसा था कि फीवर है मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, तो हम बहुत सारा खाना देते हैं पेशेंट को, हमारे घर पे रहते हैं तो नहीं देते हैं। उनको बोलते हैं कि मन करता है तो थोड़ा सा खाना, लेकिन जब तक भूख नहीं लगती है तब तक नहीं खाना, तब तक हम लिक्विड देते हैं। लघु आहार कहा गया है आयुर्वेद में उसे। लघु आहार मतलब स्मॉल क्वांटिटी नहीं, लघु आहार मतलब जो पाचन के लिए इजी है। तो लघु आहार जो पाचन के लिए इजी है, याद करें हमारे घर में हम लघु आहार मतलब पाचन के लिए इजी है, ये किसको देते हैं? छोटे बच्चों को राब पिलाएंगे, हल्की सी जो पचने के लिए हल्की है वो मूंग की दाल खिलाएंगे। इस प्रकार के आहार से शरीर की पुष्टि होगी, शरीर का संवर्धन होगा, और टॉक्सिन शरीर से बाहर एलिमिनेट होने के लिए चांस आएगा। ये सब टॉक्सिन्स के एलिमिनेशन का काम है, ये व्यान वायु का है। और व्यक्त स्वरूप से हम श्वास को बाहर फेंकते हैं, मतलब क्या है? रेचक करते हैं। श्वास के योग में पूरक और रेचक ये दो भाग हैं। तो पूरक श्वास भरना और रेचक श्वास को बाहर छोड़ना। पूरक मतलब क्या? पूरक मतलब शरीर को जो अच्छा है, जो अनुकूल है, जो सब्स्टिट्यूट है, वो लेना है। लेकिन हम आहार के माध्यम से लेते हैं पूरक आहार, हम तो जंक फूड उतना ही खाते हैं पूरक आहार। तो रेचक उसका बैलेंस से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
पूरक अच्छा होगा तो रेचक के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। वैसे ही योग भाषा में अगर हम पूरक और रेचक का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो जो हमारे 5 इंद्रिय है, हम छोटे थे तब से हमें जो बताया है कि ये लाल रंग होता है, ये आम है, ये कैरी है, तो हमें कैरी बोलने के बाद में ग्रीन कलर सामने आएगा कि येलो कलर सामने आएगा? ग्रीन कलर सामने आएगा। आम है, पका हुआ होता है, हमें अगर पहले से ही कोई बताएगा कि नहीं इसी को सेब कहते हैं, तो हम सेब कहना नहीं लगेंगे। तो जो आंखों से हमारा पूरक है, आंखों से दिन भर हमने क्रिमिनल चीजें देखी और हमारा विचार है कि मुझे रात में अच्छी सी नींद आए, पॉसिबल है? एक बार तो बंदूक की धड़म धड़म सुनने को आएगी दिन आंखें बंद करने के बाद। तो जो आंखों से पूरक है, जो कानों से सुना, दिन भर कचकच कचकच अगर सुनने मिलती है तो हम कहते हैं मुझे शांति से सोने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमारे कान बजते हैं ना, जो क्या कहा है बाद में हमें बार बार याद आता है, अरे बाप रे उसने मुझे ऐसा कहा, नहीं कहना चाहिए था, अरे बाप रे ये बहुत गलत सुना मैंने। आंखों से देखना हमेशा पूरक हो, शुड बी इन अ गुड कंडीशन विच इज इजी टू डाइजेस्ट। मानसिक विचार हमें इजी टू डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं तो हमारे मन में कलह विकार पैदा होते हैं। जितने कलह है, जितने विकार है, उतनी हमारी मनोमय कोश बिगड़ जाता है और उसका व्यक्त रूप में हमारे व्याधि के लेवल पे ऐसा परिणाम होता है कि हमारी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम बार बार वही फाइल ओपन करते जाती है। तो हमारे पंचेंद्रियों से हर एक से अगर हम सोचे कि मुझे पूरक आहार लेना है, आंखों से अच्छा देखना है, कानों से अच्छा सुनना है, जीभ से अच्छा लेना है, स्पर्श अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल स्पर्श अच्छा हो, इस समय हम क्या कह सकते हैं, बहुत ठंडी है, हमने अच्छा खाना खाया है, हम अच्छे सोए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस स्पर्श ठंडा है, पूरक नहीं है। उस समय में गर्मी की जरूरत है, लेकिन स्पर्श ठंडा है, काम चलेगा। हमारा ध्यान केवल वो स्पर्श पे ही रहेगा कि कैसे मैं अपने बॉडी को कवर करूं, ये टेम्परेचर कैसे मैनेज करूं। स्मेल बहुत खराब है और हमें कहा गया उसी में रहना है, हम रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये जो पंचभौतिक शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन इन पंच महाभूत के व्यक्त स्वरूप में सूक्ष्म तरीके से अपने शरीर में जो व्यक्त स्वरूप है वो है शब्द। मैं उल्टा कह रही हूँ, शब्द आकाश, साउंड आकाश, स्पर्श वायु, रूप अग्नि है, इसकी वजह से हम चक्षुरेंद्रिय देख सकते हैं रूप, रस लिक्विड है इसलिए टेस्ट कर सकते हैं, सॉलिड में टेस्ट आएगा नहीं है। लार में जमा होने के बाद, सलाइवा में जमा होने के बाद खाना मिक्स होता है, उस तरीके से वो पचता है, उसके बाद हमें टेस्ट समझ में आता है। उसके साथ में लिक्विड का कांटेक्ट होने के बाद, पत्थर रखा, वो लिक्विड के साथ में कांटेक्ट होगा नहीं, खाने में जो खाना है वो लिक्विड के साथ में मिक्स हो जाता है ना, जैसे शक्कर है पानी में मिक्स हो गई फिर उसका स्वाद आता है। शक्कर अगर हमने वैसे ही खाई तो सलाइवा के साथ में मिक्स होता है फिर हमें उसका स्वाद आता है। वैसे ही पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जो अपने शरीर में व्यक्त रूप से है, और ये पूरक स्थिति में ही अगर अपने शरीर में आएंगे तो 75 फिल्ट्रेशन के चांसेस वहीं पे है। 75 फिल्ट्रेशन हमने वहीं पे किया तो हमें पाचन में कम देर लगती है। पाचन करने के लिए हैवी खाना खाया है, आहार योग और आयुर्वेद में कहा है, एक अगर सर्कल निकालेंगे तो योग में कहा है कि एक अंगुली में, एक हाथ में जितना खाना आता है उतना ही लेते हैं, उतना ही ग्रहण करें, क्योंकि इतना साइज जो है पहले के जमाने में ऋषि मुनि देखना, उसे मराठी में कहा गया है माधुकरी। एक समय पे जो भिक्षा मांगते थे उतनी ही भिक्षा होती थी, उतनी ही शरीर के लिए जरूरत होती है।
हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था कि हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और हमारी नर्वस सिस्टम केवल खाना पचाने के पीछे ही लगी रहती है, क्योंकि शरीर हल्का चाहिए। तो उन्होंने कैलोरीफिक वैल्यू चेक करने के लिए ऐसा कहा था कि एक गुलाब जाम जो हम बहुत मस्त तरीके से खाते हैं, उसका अगर एनर्जी में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो हम आराम से एक गुलाब जाम पे 23 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। एक गुलाब जाम। और हम सोचो कितने खाते हैं। हमारा पूरा माइंड जो है वो पूरी तरह से पाचन में गया हुआ है। इसीलिए फास्टिंग थेरेपी इंपॉर्टेंट है। फिर लेकिन लोगों को अभी क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्टिंग में अच्छा है, इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है, 16 घंटे का फास्टिंग करना है, लेकिन 8 घंटे में हम कुछ भी खा सकते हैं। तो हमारा ध्यान 16 घंटे के फास्टिंग पे नहीं होता है, हमारा ध्यान 8 घंटे में मैं क्या खाऊं इस पे होता है। तो योग और आयुर्वेद में ये आहार विहार आचार और विचार, हम बहुत स्मार्ट है, हम गए गुजरे नहीं है, हम बराबर एक पॉइंट निकाल लेते हैं कि हम उसमें से कैसे मैनेज करें। लेकिन हम फास्टिंग भी करते हैं, जो वो दृढ़ता है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो आज हमने घर साफ किया तो हो गया काम, ऐसा नहीं है, हमें रोज करना है, वो हमारा नैमित्तिक कर्म है। तो ये नैमित्तिक कर्म अगर हमारे रोज के साफ करने के तरीके में आता है तो पूजा पाठ से हमारे मन को शांत करना, आसन अभ्यास से अपने शरीर को ठीक करना, मन में बुरे विचार नहीं लाके हमारे मन को, मनोमय कोश को ना बिगाड़ना, अच्छी सोच रख के काम करना। प्लीज इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में, अच्छी सोच के साथ में, मतलब अच्छे विचारों के साथ में। हम कहने के लिए अच्छे विचार होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम विज्ञानमय कोश पे, हमारे इंटेलेक्ट पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं। बाहर से अच्छा बर्ताव होता है लेकिन मन उसके लिए रेडी नहीं होता है। तो ये जो बात आती है, ये अहिंसा जो है, ये अहिंसा का भाग यम में जो पहला आया है वो काया वाचा मनि कहा गया है। कायिक रूप से अहिंसा नहीं है वो, हमने थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया, हमारे पेट पे हिंसा हुई कि नहीं हुई? हमने नींद नहीं ली, हमारे ब्रेन पे हिंसा हुई कि नहीं हुई? हमने खाना डबल खाया लेकिन रेस्ट नहीं लिया, हमने पेट को भी खराब किया, हमने माइंड को भी खराब किया। और वो अहिंसा अपना शरीर अडेप्ट करते रहता है, अडेप्ट करते रहता है, अडेप्ट करते रहता है। वो हमें सिग्नल देता है लेकिन हम सिग्नल सुनते नहीं है। तो योग और आहार आयुर्वेद के माध्यम से एक को ठीक करने जाते हैं तो योग, आहार विहार आचार और विचार। अच्छे विचार हमेशा है कि मुझे अच्छा खाना है, मैं रोज बराबर बुक लेके शेड्यूल बनाता ही हूँ, लेकिन मैं अमल ही नहीं करती हूँ। शेड्यूल पेपर पे, खाना लो ना, बर्गर मंगवाओ, ऑनलाइन ऑर्डर करो, नहीं पॉसिबल होगा। मेरे घुटनों में दर्द होता है और मुझे बताया है कि मुझे नी बेंड नहीं करना है। अरे ऐसा कैसा, मुझे तो योगासन करने हैं और पद्मासन के सिवाय तो योग होता ही नहीं है, पैर मोड़ मोड़ के बैठते हैं। अरे नहीं बैठो, अहिंसा हिंसा होती है घुटनों पे। और अपना शरीर हमें पेन रूप से, व्यक्त रूप से कहते रहता है कि नहीं कर। इसलिए थेरापेटिक वे में बताया गया है कि लग, फिर वो बात अलग, अगेन ये सब्जेक्ट ना, आज का सब्जेक्ट नहीं है। घर्षण होता है, दर्द होता है, लेकिन मरोड़ के बैठना ही है तो नहीं करो ना। हमारी बुद्धि विज्ञानमय कोश कहाँ गया? फिर हम क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं। छोटा बच्चा कहता है कि मम्मी भूख नहीं लगी है, अभी नहीं खाना खाना है। क्यों नहीं, तेरा टाइम हुआ है बेटा, तुझे खाना ही पड़ेगा। अहिंसा, हम तब से हमारे माइंड में क्लैशेस, तब से हमारा द्वंद्व चालू रहता है और हमें ये पता नहीं रहता है। हम आइडियलिज्म की तरफ रहते हैं और वो आइडियलिज्म अमल में नहीं आता है। तो वो विचार मन में रहे, क्योंकि जब तक वो विचार मन में नहीं रहेगा कि ये मुझे क्यों करना है,
तो मेरे आचरण में परमानेंट चेंज आएगा और तभी मेरा आहार विहार चेंज होगा। देखो, जिनको एकदम मन से लगती है ना, वो तुरंत अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं, जब तुझे आंच लगेगी, जब तुझे अंदर से पता चलेगा कि ये चीज नहीं करनी है, तब आप नहीं करोगे। हमको वो लगती ही नहीं है अंदर। तो ये जो ज्ञान प्रक्रिया में आता है, ये थॉट प्रोसेस में आता है, हमें पता है लेकिन हमें ये रुझता नहीं है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम पूरा आहार चेंज आज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ओके, नॉट पॉसिबल। अगर मैं प्लेट भर के राइस खाने की मुझे आदत है, तो आज मैं हाफ प्लेट खाऊंगी, खाऊंगी ना, आज हाफ प्लेट खाऊंगी, एक हफ्ते भर के लिए हाफ प्लेट खाऊंगी, फिर बाद में मैं क्वार्टर प्लेट खाऊंगी, 1/4 क्वार्टर प्लेट खाऊंगी। इस प्रकार से धीरे धीरे मुझे मैनेज करना है। लेकिन हम अपने विज्ञानमय कोश को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वी आर सेल्फ डॉक्टर्स इन वेरी रिवर्सिबल मैनर, और हमें आधा ज्ञान होता है। तो योग और आयुर्वेद बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के हर एक के साथ में इसे हम बाइफरगेट कर सकते हैं, इसे बोल सके। इसके साथ में योग में जो यम नियम है उसे अगर हम फॉलो करते हैं, मतलब अहिंसा, इस प्रकार से केवल अहिंसा देखे हमने। हम हमेशा अपने शरीर से, अपने आप से और दूसरे से सत्य होते हैं? नहीं हो सकते हैं। खाना खाया है, जाने दो ना, कल देखेंगे। बहुत अच्छा लगा। पचन आज नहीं होगा तो एक हरड़े खा लूंगी, चलेगा। कितना, मतलब हम अपनी बुद्धि को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, मतलब हमारा पूरक अच्छा नहीं है। हमारा पूरक नहीं अच्छा है तो फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं है, तो एफर्ट ज्यादा लगेंगे, एफर्ट ज्यादा लगेंगे। खाना खाया है, जाने दो, हरडे से भी कुछ काम नहीं आया, मैं सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। आलस, कफ, दुष्टि। मुझे भागने के लिए कहा है डॉक्टर ने, क्योंकि मुझे नी पेन होता है। अरे भाई, लेकिन घुटने चलेंगे ज्यादा तो और पेन होगा ना, बारिश है, बाहर नहीं जाओ। नहीं, मुझे कहा है तो मैं ट्रेडमिल पे फास्ट 10 मिनट चलने के लिए कहा है। मैं 10 मिनट चलूंगी, फास्ट चलूंगी तो ज्यादा कैलोरी बर्न होगी, फास्ट नहीं, तब स्तंभन की क्रिया जरूरी है। तो हमें कहाँ पे पॉज लेना है, ये विचार भी हमें आना चाहिए, तो हमारा आहार काम करेगा। अगर आहार हम अच्छे समझो, फॉर बहुत अच्छे रिलेटिव्स है, हम कहीं खाना खाने गए हैं, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से खाना खिलाया, तो 2 दिन अपने विहार से, अपने विचार से, अपने आचार से लंघन कर सकते हैं। मुझे क्यों करना है? अभी तक मुझे, मेरा खुद का बॉडी सिग्नल दे रहा है कि मेरा पाचन अभी तक नॉर्मल रूटीन में नहीं आया है। जानवर लोग करते हैं, जानवर करते हैं, उनका पेट साफ नहीं है तो उनकी क्रियाएं स्लो डाउन होती है। दे नेवर टेक द एक्सेस फूड, दे नेवर टेक। जो बीमार होते हैं वो घूमते नहीं है, वो आराम करते हैं, वो नहीं हिलते। हम बीमार होते हैं तभी भी जाने दो, स्वेटर पहनेंगे, ठंडी नहीं लगेगी, बीमार हो स्कार्फ पहनेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे। तो ये जो नैमित्तिक आहार विहार की जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियलिज्म है, वो हम अपने बुद्धि से चेंज करते हैं, और हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है। एडजस्ट तो मरने तक, अंत तक होता है, लेकिन इस पे शरीर का कितना प्रभाव होता है ये हमें देखना है। तो ये एडजस्टमेंट केवल समझो, हम फॉर एग्जाम्पल और एक उदाहरण ऐसा देते हैं कि जो कर्म योगी है वो बस काम करते रहता है, उसके मन में एक बार भी विचार नहीं आता है कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है। उसमें फिर वो विचार मन में जब नहीं आता है ना, तो उसका कर्म चलते रहता है। कर्म चल रहा है तो उसके कर्माशय में वो पाप और पुण्य का हिसाब हो रहा है। ही इज मूविंग, वो काम कर रहा है, उसके शरीर को वेदना हो रही है, लेकिन वो उसका ध्यान नहीं दे रहा है। तो अपने आप एक ऊर्जा इस प्रकार से काम करती है कि उसका शरीर अपने आप हील होने लगता है, HEAL, हील।
सॉरी HEAL हिल, राइट, मतलब उसका शरीर अपने आप दुरुस्त होते रहता है। डायबिटीज मेंबर है, थोड़ा समय खाना नहीं खाना है, क्योंकि ग्लूकागॉन को, मतलब जो पेशी अंतर्गत जो बदलाव आने हैं कि खाना जाएगा तो इंसुलिन सिक्रेट होगा, खाना नहीं खाएंगे तो ग्लूकागॉन काम करेगा, ग्लूकागॉन काम करेगा तो हमारी पेशियों की शक्ति बढ़ेगी, तो बीटा ब्लॉकर्स अच्छे से काम करने लगेंगे डायबिटीज के लिए। वो भी सही है। और हर 2 घंटे के बाद में खाना खाओ, तो हर 2 घंटे के बाद में थोड़ा थोड़ा इंसुलिन सिक्रीट होगा और अपने बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। हम हतबल है, ये 14 घंटे वाला फॉलो करें कि हर 2 घंटे वाला फॉलो करें। हर 2 घंटे में इतना कहा गया है कि आप इतना सा ही खाना है, इतना सा ही है उसमें। हम हर 2 घंटे के बाद में इतना खाते हैं ऐसे। तो हर एक का माध्यम वो अच्छा होना चाहिए। आजकल ऐसे हो रहा है कि अच्छे गाइड भी नहीं होते, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हम एक जगह पे परमानेंट नहीं रहते। कल हमने वो डॉक्टर की दवाई ले ली, आज अच्छी नहीं लगी, हमने डॉक्टर बदल दिया। अरे शरीर वही है, शरीर नहीं बदल सकते हम, डॉक्टर बदल सकते हैं। आपको नहीं रूझा इसलिए आपने डॉक्टर बदल दिया। इसके लिए केवल योग और आयुर्वेद की दृष्टि से ही नहीं है, ये सारे हमारे उसके उसके अंडर योग और आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट लिया है। लेकिन हम किसी भी रूप से कोई भी देश में हो, कोई भी स्थान में हो, अगर हम योग मतलब आसन अभ्यास नहीं, योग को हमारी बुद्धि से, योग को हमारे कॉन्शियस माइंड से अगर देखते हैं, उस नजरिए से देखते हैं, तो वो योग, आहार विहार आचार विचार हम बराबर एक लाइन को समझ पाएंगे और उसकी तरह से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल आदमी है, लेकिन वो हमारे खुद को मैनेज नहीं करता है। कर सकता है, कभी कभार ऐसा होता है। और एक अभण लेडी है, उसको कुछ नहीं पता है, एकदम गांव की है, बहुत उनका एज काफी है, एज है, काफी एज है उनकी, लेकिन उनके कुछ बोले हुए जो वाक्य है वो हमारी जिंदगी के लिए अच्छे होते हैं। कैसे? उन्होंने वो पूरे लाइफ तक फॉलो किया है। तो भले हम एक चीज पे स्टिक डाउन रहे, लेकिन वही अगर हम मानने लगे, मतलब एक स्टिक जो, एक विचार जो हमने मन में दृढ़ कर लिया, वो विचार मेरा दृढ़ है और उसी के हिसाब से हमारा आचरण बदला, उसी के हिसाब से हमारा विहार बदला, उसी के हम अनुसार अपना आहार बदला, तो वो कंप्लीट पूर्ण योग हो सकता है, तो वो कंप्लीट आयुर्वेद बैलेंस भी हो सकता है। हमें ऐसा है ना, हम जो रूल अनुकरण कर सकते हैं या जो हम अडेप्ट कर सकते हैं उसको हम पालते हैं, जो नहीं होता है वो हम नहीं पालते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम पालते हैं, लेकिन वो क्या सही तरह से पालते हैं? और जो हम नहीं पालते हैं, मतलब उसे ऐसा कहा गया है कि सोइस्कर अपन दुर्लक्ष्य कर, तो है ये नहीं ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है, हाँ ये मैं फॉलो कर सकती हूँ। क्यों? अभी का एक का खाना स्किप करना है ना, चलो मैं फॉलो कर लेती हूँ, बाद में मैं मेंटेन करूंगी, तब तक वो बाद में हो जाएगा, तो मैं बाद में वो खाना खाऊं। मतलब हमारा ब्रेन इतना फास्ट कोरिलेट करता है, उसका आगा पीछा बराबर मैच करता है। चलो मुझे वहां पे जाना है ना, तो वो दुकान में सब अच्छा मिलता है, तो मेरा चलो धक्का कम हो गया। वो व्यक्त रूप में से हमें ये पता चलता है कि अरे ये मेरा धक्का कम हो गया, लेकिन उसके लिए हम बाकी कितने सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाहर छोड़ रहे हैं। बहुत कोरिलेटेड स्टडी है। पहले देखो, बाजार में जाओ, एक ही सब्जी मिलती थी, हफ्ते भर का पूरा बाजार एक दिन में लाया जाता था। अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव में ऐसा होता है, एक दिन का बाजार लगता है, उस दिन से हमें सोच के वो लेडी पूरी तरह से मैनेज करके वो पूरा बाजार लेके आती है। वैसा सोच के आती है कि आज ये सब्जी खराब हो जाएगी, तो आज मुझे ये रात को ये बनानी है, कल मुझे सुबह ये बनानी है। उसमें अगर कुछ कम कम ज्यादा हो गया, तो उससे लेडी सोचती है अभी इसको मैं कैसे मैनेज करूं। अगर लेडी अच्छी नहीं है तो वो खाना वैसे ही बाहर फेंकना पड़ता है। वो वेजिटेबल्स नहीं, पेरिशेबल वेजिटेबल्स होते हैं।
आज नहीं बनाई, आज मैंने खाना नहीं हो गया, तो वो ही मुझे डिटॉक्स करने के लिए, मतलब गार्बेज वजन वाला हुआ कि नहीं हुआ? कचरा का वजन ज्यादा हुआ ना। अगर हमने वो पूरी तरह से यूटिलाइज किया, पूरा खाना खाया, उसको अच्छे से पचाया, उसका विहार अच्छा हुआ, मैंने अच्छी तरह से आचरण किया है, मेरा विचार सात्विक है, अच्छा है, तो गार्बेज कम होगा कि नहीं होगा? गार्बेज कम होगा मतलब रेचक अच्छा होगा, रेचक अच्छा होगा मतलब दूसरा पूरक अच्छा होगा। स्ट्रेस आया हमें? नहीं आया। क्यों? डिटॉक्सिफाई कर दिया ना। तो केवल एक बात एक दृष्टि से अगर हम जानने लगेंगे तो दो दो तीन तीन लेक्चर बनेंगे। योग और आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड से अंदर कितना जाना चाहिए, हमारे पंचेंद्रिय कितना एब्सॉर्ब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। देखो, ये व्यक्त स्वरूप में होलिस्टिक अप्रोच करके मार्केटिंग रूप से बहुत अच्छे पैकेजेस खुलते हैं। और जाने के बाद मैं बहुत सिंपल तरीके से कहती हूँ, जो मेरे रेगुलर क्लास में आते हैं, आज हम क्लास करेंगे वो आंखें बंद करके करेंगे। दूसरा कैसे करता है? हाय हाय, उसने तो ग्रीन कलर का पैंट पहना है और पैर तो जाता ही नहीं है, उसकी बॉडी देखो, मेरी बॉडी देखो। क्यों देखना है? विकार मन में पैदा हुए, और अपना अपने शरीर से ध्यान हट गया वो अलग बात है। एक रूप ही नहीं हो पाते हैं। अरे वो उसका मोबाइल बजा, क्यों? पूरे क्लास में डिस्टर्ब होता है। अरे यार, लेकिन आप सुनो नहीं ना उसको, आप अपने में मग्न रहो, तो विकार नहीं जी। आएगा। मतलब कान से हमने सुना, आंख से हमने देखा, हमारा खुद का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से तेज से चला। क्लास के बाहर आए थे तो हमने क्या कहा? मजा आया। क्या किया? योगा किया। योगा किया, योगा हुआ, योग मिला, योग हुआ। क्यों फिर 10-10 साल एक ही आसन करना पड़ता है? आसन में सुपीरियोरिटी होनी चाहिए कि नहीं? जी। एकात्मता होनी चाहिए कि नहीं? आसन करते हैं, टुक बचता है तो लेट लेट के मोबाइल देखते हैं, मैसेज आया। तो जो परमिएबिलिटी शब्द है, जो देखा है उसकी परमिएबिलिटी अंदर नहीं आने दो। जो सुना है अंदर नहीं आने दो, इग्नोर करो। हम मेडिटेशन में कहते हैं, देखा है तो भी अनदेखा करो, सुना है तो भी अनसुना करो। शवासन में ये नॉर्मल मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बट उसको अंदर ही नहीं आने दो। ये विज्ञानमय कोश है, ये इंटेलेक्ट है। कैसे हम पानी अंदर नहीं आने देते ना, उसको बराबर फ्लश ऑफ कर देते हैं, वो हमें बराबर जमता है। हम डोरमैट लगा देते हैं, अंदर गंदगी नहीं आए। वैसा डोरमैट हमारे स्किन में है। वैसे डोरमैट हर एक सेल के बाहर है, हर एक सेल के अंदर है। अंतर पेशी जल है, बाह्य पेशी जल है। ये क्लींजर होते हैं, ये अपने शरीर में फिल्टर होते हैं। 65% पानी है अपने शरीर में। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस गलत, प्राणायाम नहीं। क्योंकि जितने सारे टॉक्सिन्स उतने मार्ग बंद, जितने मार्ग बंद उतना प्राण का फ्लो नहीं। कर्टन बंद करेंगे, हवा ही नहीं अंदर आती है। फैन चलाओ, आएगी हवा? आएगी, लेकिन कितना समय तक उसका उसमें रह पाएंगे? तो बात सिंपल क्या है? कर्टन खोलो, खिड़की खोलो। फैन, एनर्जी, एक्सेस एनर्जी, नेचुरल सोर्स बंद, मैनमेड सोर्स चालू। हम एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, लेकिन हम नेचुरल सोर्स को खुला करने के लिए और उसको यूज करने के लिए रेडी नहीं है। अभी तो ऐसा हो रहा है, कितने सारे मेंबर्स अगर कर्टन बंद करते हैं तो फॉर एग्जांपल देखना, कर्टन बहुत ज्यादा मोटा है, उसमें से विटामिन डी तो क्या, सूरज की कोई किरणें नहीं आती है। नहीं, कर्टन नहीं चालू करना है, बाहर का दिखेगा ना, लाइट है ना अंदर, चालू करो। बॉडी में वो सोर्स नहीं है विटामिन डी अपने में आने के लिए। फिर विटामिन बी 12 की कमी होती है। तो योग्य आहार, आयुर्वेद का सही ज्ञान। बहुत बढ़िया। मेरे साथ में आयुर्वेद के डॉक्टर, जैसा राजू डांगे सर के क्लास में उन्होंने कहा था, हम 3 फ्रेंड्स हैं।
हम 7 साल के बाद में आज फिर से मिले हैं, तो मैं मेरे फ्रेंड के घर पे ही हूँ। सुनीता है, वो दुबई से उनका क्लास चलता था, आज मैंने उन्हीं के लैपटॉप से मैंने ऑन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई है। और समीक्षा, डॉक्टर समीक्षा आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, तो हमारी बातें यही चलती रहती है, क्योंकि योग में क्या होता है नहीं होता है। एंड अमेरिका रहने के बाद में सारे परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, अरे लेकिन हम है ना, हमें अपना फिल्टर चालू रखना है कि बंद रखना है। वी आर फिल्टर्स ऑफ आवर सेल्फ। क्या अंदर आए क्या नहीं आए ये हम पे डिपेंड है। हमको वो लेना है, पैसे हमारे है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम है ना। तो अगर वो चीज मार्केट में अवेलेबल है लेकिन हमको नहीं लेनी है, वैसे सिमिलर टू आवर कंडीशन, बॉडी कंडीशन, कि ये मेरे बॉडी को नहीं चाहिए तो मुझे क्यों लेना है। इस प्रकार से अगर हम खुद से फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छी रखते हैं, तो वो विचार मन में रहता है, वो विचार मन में रहता है, तो अपने आप आहार विहार आचार कंट्रोल में आता है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विचार एक सटल सूक्ष्म भाग है, आहार एक स्थूल भाग है। लेकिन फिर से वही बात कि अगर विचारों में से अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं चेंज कर पाएंगे। विचार इज सीईओ ऑफ आवर बॉडी एंड आहार इज द इम्प्लीमेंटर्स। विचार ने कहा आज फल ही लेने हैं, बॉडी ने अमल अभी किया। जिज्ञासा समाधान के लिए भी हमें कुछ समय रखना है। ओके, समय हमारा थोड़ा ही संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, वैसे तो टाइम। ओ ओ ओ यस, चले विराम देती हूँ मेरी वाणी को। बहुत नहीं, बहुत आप धन्यवाद। आपकी बात कंप्लीट कर लीजिए, आप जो बात बोल रही थी। मुझे यही मैं कंप्लीट करने के लिए अभी पूरी तरह से एक बोलती हूँ। जो भी हमें पता है ना, हम अपने खुद के राजा होते हैं, लेकिन एक बात, जो राइट वे है उसे एक बार सीधी से पहुंचे। हमारा कम्युनिकेशन कम होता है, डॉक्टर का हो या आयुर्वेद का हो, तो ये कम्युनिकेशन अगर हम अच्छे से करें, तो कि ये बात प्रिस्क्रिप्शन होता है कि ये फॉलो करो। अगर थोड़ी कम्युनिकेशन हो तो वो क्यों फॉलो करो, ये अगर हर एक मेंबर तक पहुंचता है ना, तो देखो वो फॉलो करने के लिए हम लोग अच्छी तरह से वो मेंटेन कर सकते हैं। खाली पेट दवाई लेनी है, ये कहने के बाद में बहुत सारी बार ऐसे होता है कि हम दोपहर के बाद में भी खाली पेट शाम को दवाई ले सकते हैं, लेकिन हम डॉक्टर को पूछते नहीं, या डॉक्टर को भी समय नहीं होता है हमें बताने के लिए। अरे हाय, सुबह में मैं भूल गई, फिर लिया ही नहीं, फिर दूसरे दिन लिया ही नहीं, तो दिन खराब हो जाते हैं। अगर हमें रिप्लेनिश भी करना है, लेकिन दिन खराब हो जाते, फिर 3 दिन दवाई नहीं ली, दवाई अंदर 4 दिन ही गई एक हफ्ते की, तो हमारा बॉडी उतना काम नहीं करेगा ना, तो क्लिनजिंग प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए जो कम्युनिकेशन है वो बराबर से रखे, और जो पहचान वाले हो, जिनको पूरा ज्ञान हो, जो पूरी तरह से समझा सके, इस प्रकार के अगर कोई साथी हमें मिले, तो हम अच्छी तरह से ये योग और आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को समझ सकें, तो वो बहुत ज्यादा होगा, हेल्पफुल होगा। मोर अवेयरनेस होगा। आजकल यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम है, लेकिन हम स्क्रॉल करते रहते हैं। जी। हम ठान के एक बात पूरी नहीं सुनते हैं। ये अच्छी नहीं लगी, उसने बोला कि ये नहीं खाओ, मेरे को तो पसंद है, चलो दूसरा कोई ढूंढते हैं। वी चेंज ओवर बट वी डोंट चेंज अवर सेल्व्स। वो थोड़ा सा करें तो वो विचार आएगा, तो हमारे आचरण में भी बदलाव रहेगा, विहार में भी चेंज आएगा और आहार में भी चेंज आएगा। थैंक ओम यू। हर। ओम हर। साई मैडम, देखिए आजकल अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, तो अलग अलग बताते हैं। कोई डाइटिशियन कुछ बोलते हैं, कुछ डाइटिशियन कुछ बोलते हैं। और एक चीज मैं देखता हूँ कि हम खाना खाने के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद घर में महिलाएं क्या होती है, सो जाती है। खाना खाया तो बस आराम करना है, सो जाती है। और खाना खाने के बाद सोना, तुरंत सोना नहीं चाहिए ऐसा कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं खाना खाने के बाद टहलना भी नहीं चाहिए। टहलने से हमारी एनर्जी जो हमें पाचन में लगनी थी वो टहलने में चली जाती है, और सोने से क्या होता है, हमारी अग्नि मंद हो जाती है। दोनों ही तरीके से अपन देखें तो सोना भी गलत और घूमना भी गलत खाने के बाद। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद में सर, बहुत अच्छा सवाल है। आयुर्वेद में कहा गया है वाम कुक्षी है। वाम कुक्षी इज लाइंग डाउन ऑन योर लेफ्ट साइड।
लेफ्ट बाएं करवट पे सोए, क्योंकि राइट साइड जठर है, और सॉरी राइट साइड लीवर है और लेफ्ट साइड जठर है। अगर हम लेफ्ट सोते हैं तो स्टमक नीचे है, लीवर ऊपर है, तो जी लीवर को जो बाइल सिक्रेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आराम से जठर तक पहुंचे, और उसमें सोना नहीं है, उसमें आंखें बंद करके लेफ्ट साइड पे 15 से 20 मिनट लेटना है। ये समय भी इसलिए कि स्टमक में 20 मिनट तक अन्न रहता है, उसके बाद में वो आगे पासन होता है। जी चर्निंग जो है, मतलब स्टमक में जो मिक्सिंग होने की क्रिया है, वो 20 मिनट तक चलती है। और उसमें जो अगर गाढ़ निद्रा आई, क्योंकि सारा ब्रेन सारा ब्लड जो है वो खाने के ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ फोकस होता है, तो नर्व्स ढीले पड़ते हैं। तब देखना खाना खाने के आंखें अपने आप मूंदी जाती है। तो वो 15 से 20 मिनट ही नैप कही गई है। उसको नींद मतलब घंटा 2 घंटा सोना ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। जी इसलिए वाम कुक्षी 20 मिनट की नैप कही गई है। तो वो नैप ले, वो आहार जैसा ही है। द रेस्टिंग टाइप ऑफ ईटिंग आहार है। उस उतना समय आहार हम बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। कॉर्पोरेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो हर 3 घंटे के बाद में एक 10 मिनट का ब्रेक है, और उन्हें कहा गया है कि आप अपना सीट छोड़ना है, ऐसे नहीं कि बैठे हो और पानी पियो। कॉर्पोरेट हायर लेवल पे जो हाई पेड सर्विसेज है उनमें कहा गया है हर 3 घंटे के बाद में अलार्म बजता है, 10 मिनट के लिए आपको उठना है कंपलसरी। क्यों? आपके बॉडी में मूवमेंट हो, वही दिमाग में नहीं रहे। तो वो 10 बहुत मिनट बढ़िया। में ये आप तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सोना जो है वो हमें लेफ्ट साइड, और 15-20 मिनट से ज्यादा उसमें नींद नहीं लेना है, जागृत अवस्था में आराम करना है। आराम करना है। जी बहुत बढ़िया। और घूमने के बारे में, खाना खाने के बाद घूमना चाहिए, टहलना चाहिए या नहीं? शतपावली कही गई है कि जो 100 पग चलने हैं वो डी स्ट्रेस में, मतलब हा, 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 चलने हैं ऐसे नहीं है, आराम से टहलते हैं हम अपने घर में, जैसे गैलरी से किचन में जाते हैं जो टहलते हैं वैसे वाला हम घर पे भी घूम सकते हैं। जी उसमें एनर्जी लिबरेशन नहीं है ना, बिल्कुल। नॉर्मल है इसके लिए। तो बहुत सुंदर। शतपावली स्टेप्स 100 पग चलो। बिल्कुल। अभी देखिए संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी, आप अपना कुछ प्रश्न हो तो बात कर सकते हो। संगीता जी बोलिए। जय श्री कृष्ण मैम। मैम मुझे ये पूछना था, विटामिन डी क्या सूरज की जो तेज रोशनी होती है उससे ही कहते हैं, या दिन भर जो सूरज उगने के बाद जो विटामिन रहता है वो पूरा विटामिन डी जो होता है? सूर्योदय का जो सूर्य किरण है उसे लेने हैं, दिन भर के नहीं। ऐसा सोचेंगे मैं 10 बजे उठती हूँ और मैं चलो अभी विटामिन डी मुझ में कमी है तो मैं 11 बजे टहल के आऊं, मुझे नहीं मिलेगा, सॉरी। सुबह इसलिए 6 बजे ऐसा? हाँ, वैसे उगते हुए मैम सूर्य की। गर्मी ओके। में उगते हुए सूरज, गर्मी में और जल्दी सूरज, ठंडी में ओके 7 से 7:30 वाला चलेगा। फिर भी जो अमेरिका में रहते हैं उनको तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जब सूरज है तभी करना पड़ेगा, हमारे इंडिया के लिए ओके है। मैम, ये B12 हमें किससे मिलता है? नेचुरल प्रोसेस क्या है B12 का? नेचुरल प्रोसेस विटामिन B12 का अच्छा सोर्स अभी तक ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का मानना ऐसा है। जो चूरममरा, अभी अभी मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ, मेरे मेरे साथ मेरे एमडी आयुर्वेदिक मैडम जो है, तो उनके साथ में बात करने के बाद उन्होंने इजीली कहा कि जो चूरममरा होता है, जो महाराष्ट्रियन लोगों में पूजा पाठ के दिन पे वो ममरा और बतासा जैसे वो फ्लेक्स होते हैं, वो दिया जाता है लक्ष्मी पूजा के टाइम पे। और वो दिवाली में जो यूज करते हैं, खिलियां बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, वो अर्घ्य देने के लिए या प्रसादी में भी वो सूखा जो उसको चूरममरा यस, मुरमुरे टाइप रहता है वो। टाइप टाइप रहता है, मराठी में उसको साड़ीचा लाया बोलते हैं। वो ज्यादा अच्छा है, उसको छाछ के साथ में लगा के, मतलब कढ़ी बनाते हैं वैसी वाली, या फिर दही दही भात को हम ऊपर से तड़का देके देते हैं, वो वैसा वाला अगर करते हैं तो वैसा वो इट इज अ रिच सोर्स इन विटामिन B12। इजी टू, महाराष्ट्रियन लोगों में गोपाल काला के इसमें से वो ही देते हैं प्रसादी में। तो हमारे अशोक जी जैन ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी आप बात कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र।
जय अभी जय। आपका प्रवचन सुन रहे थे तो उसमें ऐसा लगा कि भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए वो आध्यात्मिक यस ही नहीं है, ये यस वैज्ञानिक भी है, शारीरिक विज्ञान भी उससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा एक विचार आता है कि जैसे एलोपैथी की डॉक्टर के वहां पे जाते हैं कि भाई मेरे को ये तकलीफ है तो सीधी दवाई लिखते हैं, गोली लिखते हैं, ऐसा नहीं बताते कि भाई ये आहार लेना चाहिए, ये खाना चाहिए। हकीकत में उनको पहले ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये आपका आहार खाना शुद्ध कर दो तो ऑटोमेटिक अपने स्वस्थ हो जाएंगे। ये चेंजेस करने के लिए हम देखो, हम अपने से चेंजेस कर सकते हैं, हम दूसरे को चेंजेस करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। स्वयं और शुद्ध दूसरा मात्र एक से। पूछ रहा था, अपने स्वस्थ है फिर भी क्या गौमूत्र है, एलोवेरा है, सफेद पेठे का जूस है, हिमालयन बेरी है, ये सब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सप्लीमेंट के ये हिसाब भी से? नेचुरोपैथी का रूल है। आपके शरीर की प्रकृति क्या है, आपका शरीर का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, आपका दिन भर का व्यवहार कैसा है, और ये कब लेना चाहिए। छाछ सुबह लेनी चाहिए और दूध रात को पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में है, क्योंकि वो उस प्रकार का डाइजेशन, उस प्रकार का दिन भर का व्यापार हमारा होता है, उस प्रकार से ये नेचुरोपैथी के भी रूल्स होते हैं। कोई भी चीज हो, आजकल हम बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये कब लेना चाहिए। पहले में देखो, पहले में माइग्रेशन भी नहीं था, लोकल चीज लोग थे वो वहीं पे रहते थे। आजकल माइग्रेशन इतना है, हम सुबह का खाना इंडिया में खाते हैं तो रात का खाना हम अमेरिका में खाते हैं। तो ये माइग्रेशन को भी ध्यान देना है। और हमारा शरीर जो सुबह में पचना नहीं है, सुबह में ऐसा कुछ, मतलब उसको प्री एंड पोस्ट एंड व्हाट इज योर कंडीशन, ये हर एक में बहुत जरूरी है। देखिए, नया डॉक्टर आपको कम हेल्प कर सकता है, जो डॉक्टर आपको जानता है वो ही हेल्प करता है। जी। अगर स्वस्थ रहते हैं तो भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं कि नहीं लेना चाहिए? जरूरत नहीं है स्वस्थ रहते हैं तो सप्लीमेंट लेने के लिए। ओके। और अगर वो भी है कि लेना है तो हमें एक बार बॉडी चेकअप करवाना है, अपने डॉक्टर को पूछना है, जरूरत है तो लो, नहीं तो अगेन उसको शरीर के लिए स्वास्थ्य सात्य में बनाने के लिए जो स्टफ सप्लीमेंट्स है वो बाह्य रूप से है, उसको शरीर में सात्य में बनाने के लिए, एब्सॉर्ब होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। और वात पित्त और कफ के लिए कौन सी चीज है जो अपने, जैसे आंवला हो गया, और क्या क्या चीज हो सकता है वो तीनों को? आंवला त्रिदोष कहा गया है, आंवला त्रिदोष कहा गया है, त्रिदोष नाशक कहा गया है, त्रिफला त्रिदोष नाशक कहा गया है। जी। तो इस प्रकार के त्रिदोष नाशक का उपयोग करें। नस्य सबसे इंपॉर्टेंट है, गाय का घी 2-2 टीपा नाक में डालें। इसमें बहुत सारे वात विकार, बहुत सारे कफ विकार, बहुत सारे पित्त विकार ये इजीली हो सकता है, इसलिए मैंने मास मीडिया पे कह दिया। बहुत बढ़िया। सुनील जी गुप्ता ने हैंड राइज किया हुआ था, सुनील जी आप बात कर सकते हैं। हाँ हाँ मैडम, जैसे आपने बताया एक तो ये चीज का, तो एक तो दूध के बारे में बताएं। जैसे दूध हमको जैसे छोड़ना चाहते हैं, वेगन, प्योर वेगन बनना चाहते हैं, तो वो एडवाइजेबल है आपके हिसाब से? आजकल दूध कितना अच्छा मिलता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डायरेक्ट आता है, वो गाय से आता है, भैंस से आता है, क्या पास्चराइज आता है, इतना सब कुछ देखना पड़ेगा। सो अभी के डॉक्टर्स, ऐसा जो रियल डॉक्टर्स है वो कहते हैं कि दूध अपने शरीर में पचता है क्या नहीं देखो, क्योंकि जिनका पाचन वीक है ना उनको दूध मना करते हैं, उनको छाछ पिलाने के लिए बोलते हैं, बिकॉज छाछ वर्क्स एज अ प्रोबायोटिक। सो दूध यूनिवर्सल अब कम मान रहे हैं, बटर मिल्क जो घर पे बनाया है वो ज्यादा प्रेफरेबल मान रहे हैं। कैल्शियम कंटेंट उतना ही मिलते हैं, प्रोटीन कंटेंट उतने ही मिलते हैं। यू कैन टेक द अनदर फूड, मतलब आप कोई दूसरा फ्रूट, ड्राई फ्रूट ऐसा कुछ ले सकते हो कि जो सब्सटीट्यूट हो प्रोटीन के लिए, लेकिन दूध पचने में सबसे हेवी होता है। जी। उषा जी ने हैंड राइज किया हुआ है, उषा जी बोलिए। हेलो, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे गिलोय और उसको लौकी के जूस को अमृत माना जाता है, लेकिन क्या उसको हम कंटिन्यू ले सकते हैं? वो भी ध्यान में देना चाहिए कि आप कितना दिन से ले रहे हो, उसको कितने प्रमाण में लेना है, वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है कि वो आम पाचन कर रहा है। अगेन मुझे आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना है, आप डॉक्टर को पूछिए और अपने खुद को देखिए। जब वो जूस पीने के बाद में अगर आपको प्रसन्नता का भाव आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है आयुर्वेद का, सम दोष सम अग्नि सम धातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मा इति अभिधीयते। आत्मा को प्रसन्न लगने लगे।
कैलोरीफिक वैल्यू से हम अगर पूरा खाना खाते हैं लेकिन अब मन में ऐसा लगता है कि नहीं, तृप्ति नहीं लग रही है, तो वो खाना साथ में नहीं है, आयुर्वेद कहता है। नहीं, अच्छा फील होता है। एक्चुअल में वेट लॉस के लिए लिया था, तो अभी कंटिन्यू है, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ, बीच में फिर लेती हूँ। लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? नहीं, उससे साइड इफेक्ट नहीं है। अगर अपना पाचन अच्छा है तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक मिनट, एक सवाल और, कि जैसे एनिमा लेते हैं ना, पानी का, ओनली वाटर एनिमा, तो उसका हम देखे थे 21 दिन का कोर्स कंप्लीट कर लिया। फिर अगर कभी महीने में 1 या 2 बार लें तो फिर क्या उसका भी कोई साइड इफेक्ट है या ले सकते हैं? नहीं, वाटर प्योर हो और वो हाइजीनिक हो, क्योंकि जो आप इंसर्ट करोगे ना इनिमा का, वो अच्छा, हाँ, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उस जगह पे। अच्छा, और वो इंसर्ट करते समय इनिमा का जो जो नोजल होता है वो अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना, वो साफ करना, क्योंकि वो तेल का हो या फिर हम लुब्रिकेट करने के लिए जो यूज करते हैं वो अगर क्लीन नहीं हो तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस उससे ज्यादा है। जैसे ये पत्ते होते हैं ना, जैसे मीठे नीम के पत्ते, ये भी बोलते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, तो कभी कभी हम जूस में डाल देते हैं बिना किसी से पूछे, तो क्या कोई खराबी तो नहीं है? साइड इफेक्ट जी, नहीं। थैंक यू समय मैम। हमारा मेडिसिन, संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। एक वाक्य सर, all medicines in small quantities, all poisons in small quantities are medicines and all medicines in big amount are poison. अति विचार अति सेवन निर्जयेत कहा गया है, बैलेंस कहा। अच्छा, निमड़ा अच्छा है इसलिए निमड़ा ही खाया नहीं चलेगा। मतलब वही यूज नहीं, थोड़ा सा डालेंगे, जितना हम पूरे आहार में लिमड़े का वगार करने के लिए डालते हैं स्वाद लाने के लिए, वैसे ही यूज कर सकते थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। थैंक यू, थैंक यू। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के। तो आज का सेशन में ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू। ओम अरहम, ओम अरहम।